इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज बिजनेस पाठशाला में प्रतिभा बालियान के साथ सभी लोग सीखेंगे रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट पे, इंटरनेशनल बिजनेस के। जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करते हैं, हम पूरा विश्व में जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस की ग्रोथ में, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा क्या योगदान होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, किस सेगमेंट में सपोर्ट करते हैं और उनका किस किस एरिया में इम्पैक्ट पड़ के हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ होता है, मॉनेटरी ग्रोथ होता है और साथ में एकेडमिकली या ऑल राउंड ग्रोथ हमें किस तरीके से उस बिजनेस में मिल सकता है, व्यवसाय में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये हमें बेनिफिट्स दे रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में हमें उसके जो लाभ हैं वो किस तरीके से और किस किस सेगमेंट में मिल रहे हैं। बेनिफिट्स टू कंट्रीज़, हमारे देश को, अलग अलग देशों को इसका क्या लाभ होता है। नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा अमाउंट होता है, जो करेंसी होती है, उसका एक्सचेंज होता है। नंबर 2, एफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन। लेट्स से अगर इंडिया के पास कोई अच्छा रिसोर्स है और बाहर किसी विदेश की कंपनी उस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर अच्छे से चला रहा है, तो यहाँ के रिसोर्स को वो यूज कर सकता है। अगर इंडिया में कोई बिजनेस, उसके उत्पाद, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो हम बाहर के किसी रिसोर्स को यूज करके एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। थर्ड, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हर आदमी का, हर इंसान का, हर बिजनेस का एक लेवल पर आकर रुक जाना होता है, क्योंकि निरंतर हमें चांसेस होते हैं प्रगति की ओर। तो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, किस तरीके से हमें और ग्रोथ मिल सकती है, एंड सेकेंडरी हमारी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हमारे जीने के क्या क्या, लिविंग के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमारा लाइफस्टाइल जो भी है, जो भी एक नॉर्मल अर्निंग है, उससे हम बेहतर लाइफ कैसे जी सकते हैं, क्या हम क्वालिटी सर्विसेज लेके या अपने फंड और फाइनेंस बढ़ा के हमारे इस काम को आगे लाया जा सकता है। हम बात करते हैं बेनिफिट्स टू फर्म्स। फर्म्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉफिट्स में आ सकती हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो कैसे हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारे पास जो भी रिसोर्स होते हैं उसको हम कैसे बेहतर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं बढ़ाते हुए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज कंपटीशन, हम कंपटीशन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, हम अपने बिजनेस का जो हमारा एक विज़न है उसको हम और बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बेनिफिट्स टू कंट्रीज़ एक लाइन में, और सेकंड्स हमारे हो गए बेनिफिट्स टू फर्म्स। जो भी हमारी फर्म है यहाँ या विदेशों में, उन्हें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रोथ मिलती है, और जो कंट्रीज़ होती हैं हमारी, उन कंट्रीज़ को इस इंटरनेशनल बिजनेस में इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। International organization and institution provide to facilitate international trade and commerce.
मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सुविधा देते हैं इंटरनेशनल व्यापार को, वैश्विक व्यापार को एंड कॉमर्स और वाणिज्य को। जो भी हमारे वित्तीय वाणिज्य चीज़ें होती हैं और हमारा व्यापार होता है, इस तरीके के जो सेटअप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संगठन है और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बढ़ावा देते हैं, सुविधा देते हैं, सर्विसेज देते हैं हमारे इंटरनेशनल व्यापार को, वैश्विक स्तर के व्यापार को और उसके वाणिज्य को। किस किस तरीके से? सपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट्स इन human resources, supports in development, supports is training, supports in development, supports in manufacturing skills. There are so many supports are there. Research, जब हम अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं तो हमारी रिसर्च का दायरा भी बढ़ता है और रिसर्च एंड्स ऑलवेज विद गुड रिजल्ट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं हमें कॉम्पिटिटिव चीज़ें मिलती हैं और कॉम्पिटिटिव चीज़ें लास्ट में जाके हमको बेहतर रिजल्ट देती हैं। रिसोर्सेज, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज पैदा होते हैं। रिसोर्सेज कैसे? जिस प्रकार से बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे रिसोर्सेज में, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हुए, हमारे डेवलपमेंट रिसोर्सेज हुए, हमारे एकेडमिक हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुई, प्रोडक्ट्स हुए, रॉ मटेरियल्स हुआ। उन सब रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करके एक बेहतर दिशा में अपने व्यापार को लेकर जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। ऐप के ज़रिए हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, दूसरे कंपटीटर्स की चीज़ों को, दूसरी कंट्री की चीज़ों को हम ऑनलाइन देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ये संगठन होते हैं, बहुत सारी लीगल, बहुत सारी कुछ अच्छी, बहुत सारी बेसिक्स चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करके इन्फॉर्मेशन दे के डेवलपमेंट के चांसेस देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क, हम अगर एक को देखें, ये संगठन जो होते हैं और इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारा मदद करते हैं, किस तरीके से पॉलिसी का निर्माण किया जाए, किस तरीके से फ्रेमिंग किया जाए, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट, हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट में हमें मिलता है एक तरीके से, अगर फंडिंग्स कहीं पे आ रही हैं उन्हें हम कैसे रेज कर सकते हैं, सब्सिडीज़ हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप है तो हम वो कैसे ले सकते हैं, बिग फंडिंग हम कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट्स फंडिंग्स हम कैसे ले सकते हैं, वो सारा का सारा लोन हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है, किस योजना पे कितना लाभ हो सकता है, किस लेवल पर पहुँचने के बाद हमको किस तरीके की फैसिलिटी मिल सकती है। तो ऐसी सब चीज़ों से हमको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। तो हम इन शॉर्ट देखेंगे कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हमारे वैश्विक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए किन किन सेगमेंट में हेल्प मिलती है। सपोर्ट, रिसर्च, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं कौन कौन से। वैश्विक संगठन यानी कि विश्व स्तर की संस्थाएं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर है वो कौन कौन सी है, जो हमने अभी बैक में देखा, सपोर्ट, रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो आइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे, जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC। ICC हमारा वैश्विक स्तर का वित्तीय एक चैम्बर होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFC के नाम से जाना जाता है एक संगठन हमारा होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स यानी कि आयात निर्यात कोष। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो हमारा काम करता है, बहुत सारी फंडिंग्स देता है, सपोर्ट सिस्टम देता है, ट्रेनिंग्स देता है, रिसर्च पे काम करता है। ये हमारा है मल्टीरियल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी जो हमारी MIGA के नाम से जानी जाती है, जो काम करती है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके के मल्टी लेवल पर, उनको गारंटी करते हुए एक एजेंसी का काम करना है, उनको आगे बढ़ाना, ग्रोथ दिलवाना, सर्विसेज दिलवाना, ये काम करती हैं हमारी MIGA। फिर हमारा आता है रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस।
फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, OECD, और वंस अगेन देयर इज एन अनदर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि हमारी वैश्विक अर्थशास्त्र से रिलेटेड इकोनॉमिक एक ऐसे लेवल पर आने वाली फोरम जो हमारी अर्थव्यवस्था को मैनेज करती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड द डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD, जो बहुत सारे नेशंस को यूनाइट करते हुए आगे आके उनके ग्रोथ पे काम करती है। तो इतने सारे हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो कहीं न कहीं हमारे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में, उसके वाणिज्य को आगे लेके, उसके डेवलपमेंट में, उसके लाभ में काम करती है, सपोर्ट सिस्टम में काम करती है। अलग अलग इनका काम होता है। हर एक बैंक, हर एक संगठन, हर एक संस्था, हर एक इंस्टीट्यूट की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो रिसर्च का काम है, फंडिंग्स का काम है, डेवलपमेंट का काम मेजर काम होता है। ऐसे ही अलग अलग का अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो विभिन्न व्यापार वैश्विक स्तर के सब इनके अंडर मैनेज होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की हम अगर बात करें तो उसमें चर्चा होती है कि कैसे मितव्ययता के साथ चीज़ों को मैनेज करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले रिजल्ट दिए जा सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक फीचर है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी व्यवस्था को रन करता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरीज फंड, IMF। ये क्या होता है? वैश्विक मॉनेटरी फंड मतलब एक ऐसा धन जो हमको एक लाभ देता है, वित्तीय लाभ मतलब पैसे का लाभ, मतलब आर्थिक लाभ, एक ऐसा फंड, एक ऐसा कोष। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये हमें कहीं ना कहीं एक ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर की ग्रोथ देने के साथ साथ एक हमें स्टेबिलिटी भी देता है। अगर ये फंड हमारी संस्था के साथ है या हम एसोसिएटेड हैं इस फंड के लिए या हम एलिजिबल है इस फंड के लिए, तो ये फंड जब इंटरनेशनल मार्केट में हम व्यापार करना शुरू करते हैं तो एक डर और एक भय खत्म होता है, क्योंकि ये हमारी उस इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें हेल्प करता है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग तरीके के फंड कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क इसके पीछे काम करता है और ये एक हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। लेट्स से अगर वैश्विक स्तर पर मंदी है और हमने प्रोडक्ट बनाया है, एट दैट टाइम ये फंड हमें कार्यशील पूंजी के रूप में काम करता है। एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, और ये हमारा व्यापार को एनकरेज करता है जो वैश्विक स्तर पर होता है। एंड रिड्यूस पॉवर्टी, और गरीबी को मिटाता है। अगर ये फंड हमारे पास है तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा लोन वाले पैसे से किसी भी बिजनेस में बैकअप होता है, उसी तरीके से ये एक बैकअप फंड है हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल का है, जिससे हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लगती है और हमारी जो बिजनेस की गरीबी है वो कहीं ना कहीं से रिड्यूस होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखते हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, हमें प्रमोट करना होता है वैश्विक बाजार के आर्थिक व्यवस्थाओं को, उसके कोऑपरेशंस को। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, हमें फैसिलिटेट करना होता है बिजनेस, जो हमारा व्यापार है वैश्विक स्तर का, उसका एक्सपेंशन करना, यानी कि उसका बढ़ावा, उसको और ज़्यादा विकास करना। विकास इन टर्म्स ऑफ नॉट एथनिकल लेवल बट इट्स इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल यूनिट लेवल। एक्सपेंशन यहाँ पे बिजनेस या सर्विसेज का एक्सपेंशन का मतलब होता है मोर नंबर्स ऑफ प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या टू रीच मोर क्लाइंट। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक वैचारिक क्रांति या वैचारिक विकास ना होके सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का एक्सपेंशन ही या यूनिट का एक्सपेंशन ही यहाँ पर वैल्यू करता है। टू असिस्ट मेंबर नेशन टू द करेक्ट देयर BOP डिस्टिंक्टिबिलियंस, ये देखता है ये किस तरीके से असिस्ट करता है और उनको करेक्ट भी करता है जो हमारे BOP के डिसइक्विलिब्रियंस लोग होते हैं या क्वालिटीज़ होती हैं या मेम्ब्रेंस होते हैं। टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अमंग द मेंबर्स, ये प्रमोट भी करता है कि जो अलग अलग एक्सचेंज के रेट होते हैं, जैसे हमारे अलग अलग फॉरेक्स एक्सचेंजेस होते हैं, अमाउंट हमारा जो
हर कंट्री का अलग करेंसी होता है। जब उनमें चेंजेस करके लाते हैं तो उन एक्सचेंज रेट के स्टेबिलिटी कराने में ये हमें हेल्प करता है। लेट्स से अगर हम बहुत कोई गरीब देश है और दूसरे देश की करेंसी बहुत हायर साइड है और उसने ठान लिया है कि हम एक गरीब देश एक बड़े देश के साथ काम करना चालू करेगा, तो दोनों की करेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि वो बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना, डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये ऐसे में क्या काम करता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि दो देशों की या दो ऐसी संगठनों के बीच को मैनेज कराने की कोशिश करता है ताकि बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर लेवल पर हो जाए, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। और ये इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक स्तर पर किस फंड की कितनी कहाँ किस मद के लिए लिक्विडिटी है यह भी मैनेज करता है। अब हम बात करेंगे IMF कंट्रीब्यूशंस टू इंटरनेशनल बिजनेस। आइए देखते हैं द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड development of international business indirectly by helping to maintain global economic stability and promoting sound economic policies in member of countries। वाह, कैसे ये हेल्प करता है, अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसका मेन रोल क्या है? इसका बहुत क्रिटिकल रोल होता है सपोर्ट सिस्टम में, इंटरनेशनल जो हमारा व्यापार होता है उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली, क्योंकि ये हेल्प करता है जो ग्लोबल हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, हमारी वित्तीय स्थिरता है, और उसको प्रमोट करता है साउंड लेवल पर कि जो मेंबर्स ने पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया हुआ है उन पॉलिसीज़ के तहत इसको मॉनेटरी सपोर्ट सिस्टम और स्टेबिलिटी मिलती रहे। यानी कि इस बिज़नेस में जो कोई कूदे, इंटरनेशनल बिज़नेस में जो कोई जंप लगाए और अपने को उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करे तो उसे कहीं भी लॉसेस ना हो। Here are the key ways in which the IMF contributes to the international business। यहाँ एक कुछ ऐसे की वेज भी हैं जो IMF कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस में IMF कैसे कंट्रीब्यूट करता है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या होती है वित्तीय स्थिरता? वित्तीय स्थिरता का जिक्र बार बार होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जिक्र बार बार होता है। किस तरीके से सपोर्ट करता है, कहाँ काम आता है, क्या फंक्शन होते हैं? द IMF प्रमोट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड द पॉलिसी एडवाइस टू द मेंबर कंट्रीज फेसिंग द बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड द क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो देता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरह काम करता है और जो बनाई हुई पॉलिसीज होती हैं बिजनेस की उसको एडवाइज करता है। जो भी सदस्य देश होते हैं यानी कि जो भी कंट्री देश होते हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं इन स्टेबिलिटी की उस समय अपने बिजनेस में, तो उस समय उनको वो एक सपोर्ट देता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। बाय हेल्पिंग कंट्रीज स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज, यह हेल्प करता है कंट्रीज़ को उनकी इकोनॉमीज को व्यवस्थित करने में। द IMF क्रिएट ए मोर कंडुसिव एनवायरनमेंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी। एक्चुअली देखा जाए तो इसका सपोर्ट सिस्टम IMF का बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हेल्प कर देता है लोगों को। स्टेबल इकोनॉमीज रिड्यूस रिस्क फॉर बिजनेस, स्टेबल इकोनॉमीज जो हैं बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस कर देती हैं ऑपरेटिंग इन दोज कंट्रीज जो कि इन्हीं कंट्रीज में ऑपरेट होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, IMF monitors exchange rate and exchange rates policies aiming to the prevent competitive devaluations and exchange rates the volatility। Stable exchange rates are the important for the international business because they are reduced uncertainty in the cross border transaction and the करेंसी रिस्क। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेबल एक्सचेंज रेट फिक्स होना, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे ही वो बॉर्डर पार करते हैं तो जो बॉर्डर के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और करेंसी का रिस्क भी इसमें जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस पर रिड्यूस होता है। तो ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मैनेज करता है। फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से करता है? द IMF ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज इन नीड विच कैन हेल्प प्रिवेंट इकोनॉमिक कोलैप्स दैट माइट डिस्टर्ब इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। द IMF ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज इन नीड विच कैन हेल्प प्रिवेंट इकोनॉमिक कोलैप्स दैट माइट डिस्टर्ब इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस।
This assistance can include loans and the financial package designed to stabilize the country's economy. यानी कि IMF ऑफर करता है क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज इन नीड व्हेन विच कैन हेल्प प्रिवेंट इकोनॉमिक कोलैप्सेशन, ताकि हमारा कोई भी आर्थिक और वित्तीय कोलैप्सेशन ना हो और इंटरनेशनल बिजनेस के ऑपरेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। दिस असिस्टेंट कैन इंक्लूड लोन्स, ये असिस्टेंस हो सकती है आपके द्वारा लिए गए लोन में, एंड फाइनेंशियल पैकेज जो आपने डिज़ाइन किए हैं कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। दोनों तरीके से हो सकती है, जो आपने लोन लिए हैं या जो आपने एक फाइनेंशियल पैकेज तैयार किया है कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, ये वहाँ भी आपको सपोर्ट करता है। पॉलिसी एडवाइस जो हमने बोला था पिछली बार आपको दिखाया था, तो उसमें कैसे काम करता है। द IMF प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी एडवाइस टू द मेंबर कंट्रीज। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस का, हर एक संगठन का एक सेट रूल और पॉलिसीज़ होती है। वो पॉलिसीज़ में होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। वो उनका बिजनेस एकदम सेटल रहे, उनकी ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को एडवाइस देने के लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस एडवाइस कैन हेल्प कंट्रीज इम्प्लीमेंट साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूडिंग fiscal and the monetary policies which are essential for attracting foreign investment and the foster a favorable business environment। देखते हैं कि ये एडवाइस करता है, हेल्प करता है कंट्री को इम्प्लीमेंट करने में साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जो बहुत बेहतर वित्तीय पॉलिसी बनती है, यानी कि कितनी भी क्राइसिस आ जाए, कितने भी डाउनफॉल्स हों, अप्स एंड लोज हों, तो भी एटलीस्ट वो एक स्टेबल रहे। इकोनॉमिक, वही साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रहती हैं, इंक्लूडिंग फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज विच आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी फॉरेन मेंबर तभी अट्रैक्ट होगा, फॉरेन कंट्री तभी अट्रैक्ट होगी जब हमारी बिजनेस की पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा एंड फोस्टरिंग ए फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, और वो एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहा होगा। द IMF रेगुलेटरी मॉनिटर्स एंड द assesses the global economy, providing early warning about the potential economic growth and the risk and the vulnerabilities। अगर देखा जाए, ये रेगुलेटरी का काम करता है किसी भी वनरेबल सिचुएशन को मैनेज करने में, कोलैप्सेशन में, अनस्टेबिलिटी में, क्राइसिस में, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बिजनेस, आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि वो लोअर साइड जा रहा हो, एट दैट टाइम, एट एनी कॉस्ट, ये जो IMF है वो हेल्प करता है एक ऐसी फैसिलिटी, ताकि आप में स्टेबिलिटी बनी रहे और आप बिजनेस के लिए बेहतर तरीके से रन कर पाएँ। दिस इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल फॉर बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हाँ, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशंस को भी प्रोवाइड करके, जो आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के काम आती है, आपको प्रोवाइड करता है। अब बात आती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होता है? एज ए पार्ट ऑफ इट्स पॉलिसी एडवाइस एंड सपोर्ट, द IMF वाट एनकरेज मेंबर कंट्रीज, यानी कि उन सदस्य देशों को ये एनकरेज करता है टू अंडरटेक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एरिया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि ये ऐसे उनको रिस्क लेने के लिए बताता है, एनकरेज करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से अधिक रिस्क लेके उनके एरिया को, उनके ट्रेड को, उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे आप ग्रोथ दिला सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्मिंग का काम भी IMF करता है। These reforms can create a more favorable climate for the international business activities। ये सारे रिफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक बहुत फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट मौसम बरसात का नहीं, बेसिकली बिजनेस का। क्लाइमेट इज द सेंस हेयर इज एज एन एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस, स्पेशली एट दैट लेवल कि जब आप अपने रिस्क जोन से निकल कर बाहर विदेशों के साथ कंपटीशन में काम कर रहे हो,
तब ये क्लाइमेट का नाम दिया गया है, क्योंकि बारिश, धूप, कड़ी जीवन में जैसे हराश कर देती है, इसी प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो आप अपनी पूंजी लगा के, अपनी सारी रिसोर्सेज लगा कर करने गए हैं, वो कहीं आपको डिस्टर्ब कर दे। ऐसे में ये सपोर्ट करती है और आपको एक बेहतर क्लाइमेट देने का इंतजाम भी करती है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो दिस इज रियली वंडरफुल रोल ऑफ IMF इन इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। अब हम बात करते हैं डेब्ट रिलीफ एंड सस्टेनेबिलिटी। जैसे अभी बात हुई थी कि सस्टेनेबिलिटी को यानी कि स्टेबिलिटी को मैनेज करने का काम करता है IMF। अगर लोन साइड ज़्यादा है, सब्सिडी ज़्यादा है, बिजनेस फेल है, मंदी ज़्यादा है, वैश्विक मंदी है, ड्यू टू एनी क्राइसिस इन द क्लाइमेट, इन आपके सर्विस यूनिट, इन कोई भी इम्पैक्ट आपके एरिया वाइज है, क्लाइमेट वाइज है, किसी भी ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जो बोलते हैं उसके तरीके से हैं, तो ऐसे में IMF आपको मैनेज करता है डेब्ट रिलीफ और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि वो एड्रेस करता है आपके ऐसे इश्यूज जो आ गए हैं, ताकि आप डेब्ट और डेब्ट की सस्टेनेबिलिटी से उभर सकें। By helping countries manage their debt burdens, the IMF contribute to the economic stability to ensure that governments can contribute to support business and economic growth. अगर आप IMF के साथ एसोसिएटेड हैं और आपके पास कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है जहां आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिलती है, तो IMF आपको सपोर्ट करता है गवर्नमेंट से कुछ ऐसी सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन दिलाने के लिए कि आप उस परिस्थिति से लड़के अपने बिजनेस को बेहतर बना सकें। क्राइसिस प्रिवेंशन, द IMF's रोल in preventing and the mitigating financial and the economic crisis can reduce the livelihood of the disruptions in international business activity। अगर हम देखें कि इसका रोल क्या होता है, mitigating financial and the economic crisis को रिड्यूस करना और लाइवलीहुड को, डिस्ट्रप्शन एंड इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटी को एज सच रन करना। बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस का काम भी करता है। द IMF प्रोड्यूस इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस दैट इज वैल्यूएबल फॉर बिजनेस सीकिंग टू एक्सपेंड internationally. The data can inform the market research and the investment decisions. प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कैसे प्रमोट होता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कैसे काम होता है। द IMF फोस्टर्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज विच कैन लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। प्रमोट करता है, इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देता है, कोऑपरेट करता है उसकी ग्रोथ में, उसको सपोर्ट में, और इंटरनेशनल बिजनेस के ऑपरेशन में भी बहुत ज़बरदस्त इनका अपना एक कॉमन स्टैंडर्ड है जिसमें ये सपोर्ट सिस्टम लागू करता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड द ट्रेड यानी कि GATT। अब आप देखिए कि जनरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं टैरिफ्स एंड ट्रेड्स के, वो किस तरीके से मैनेज होते हैं थ्रू IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, और किस में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड्स एंड कॉमर्स में। इंटरनेशनल एग्रीमेंट सब सुपरसीड्स बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1994। एक ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना जो सुपरसीड कर गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1994 में, दैट मिनिमाइज बैरियर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट, टैरिफ्स एंड द सब्सिडाइज। अब हम बात करते हैं कि आगे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स के, GATT के। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स वाज फर्स्ट साइंड इन 1947, वाज डिज़ाइंड बाद में टू प्रोवाइड, ये जो डिज़ाइन किया गया वो किस लिए डिज़ाइन किया गया देखते हैं, टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल फोरम। ये जो GATT को बनाया गया, टैरिफ एंड ट्रेड को, वो किस लिए डिज़ाइन किया गया, एक इंटरनेशनल फोरम देने के लिए, एक फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर एंड स्टेट्स के लिए, रेगुलेटिंग एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड ट्रेड गुड्स के लिए, प्रोवाइडिंग ए कॉमन मैकेनिज्म फॉर द रिवॉल्विंग एंड द ट्रेड डिस्प्यूट के लिए। ये अलग अलग तरीके से किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरीके से आगे बढ़ा गया, उसके बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये
जो पर्टिकुलर GATT बना, GATT कब बना, किस तरीके से सपोर्ट किया, इसने क्या इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट किया, इसकी सारी डिटेलिंग्स यहाँ पर हैं। ये GATT कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल बिजनेस, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? द जनरल एग्रीगेट्स ऑफ द टैरिफ एंड द ट्रेड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्रमोटिंग द ग्रोथ। बेसिकली सबका रोल एक ही है, कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे ग्रोथ दें, कैसे एस्टेब्लिश करें उसका फ्रेमवर्क, कैसे उसके रिड्यूस करें उसके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम। ये ऑपरेशन हुआ 1947 में अंटिल ही वाज रिप्लेस्ड बाय द WHO वर्ल्ड Trade Center WTO organization in 1995. Here are some key way to which GATT contributes to the growth and the development of the international businesses. Reduction of the tariff. GATT primary objective was to reduce the illimitable ट्रेड बैरियर्स, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बैरियर्स थे स्पेशली टैरिफ्स के, इंपोर्टेड गुड्स के, इन सबको रिड्यूस किया गया और हेल्प की गई रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेड मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस टू एंगेज इन द क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स। जो हमारे क्रॉस बॉर्डर्स कॉमर्स की, वाणिज्य की जो बहुत सारे टैक्सेशंस और हिंड्रेंसेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे, वो सब हटाए गए इस गैट के थ्रू। गैट ने नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैट एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलरली द मोस्ट फेवर्ड नेशनल MFF principle. They meant that countries couldn't discriminate between their trading patterns. They had to the extent any favorable trade terms and the condition granted to the one country to the all GATT member, ensuring level playing field for the business. यानी कि किस तरीके से ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसके थ्रू काम किया गया, कैसे फेवरेबल ट्रेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और कैसे बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ाकर इस चीज़ को लेकर आया गया, ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। रिड्यूसिंग ऑफ टैरिफ, प्रिडिक्टेबिलिटी, क्या प्रिडिक्शंस हैं, किस तरीके से? गैट प्रमोटेड प्रिडिक्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड बाय सेटिंग क्लियर रूल्स एंड गाइडलाइंस। जब गाइडलाइंस क्लियर होंगे, रूल्स क्लियर होंगे फॉर द ट्रेड प्रैक्टिसेस, दिस predictability was crucial for business as they could make long term investment and trade decisions with more confidence. ये जो predictability है ये बिजनेस की, as they could make long term investment and trade decisions with more confidence. Promotion of trade liberations, GATT negotiations focused on the multilateral trade in the liberalization, encouraging country to the lower trade barriers and the open to the their market टू फॉरेन बिजनेस। किस तरीके से लिबरल होके, बेहतर सारे बैरियर्स को तोड़ के, ओपन होके मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ देने का काम करता रहा है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जेट का, यानी कि GATT का। दिस एनकरेज्ड ग्रेटर पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल ट्रेड, इनका वाकई इंटरनेशनल व्यापार यानी कि वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा सपोर्ट है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अब हम देखते हैं गैट प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म टू रिजोल्विंग देयर ट्रेड डिस्प्यूट्स। दिस वाज एसेंशियल फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज इट अलाउज कंपनीज टू सीक रिसोर्स वेयर दे बिलीव दे आर अनफेयरली ट्रीटेड इन ए फॉरेन मार्केट। बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट एंड डिस्प्यूटेज थे जो गवर्नमेंट्स की प्रैक्टिसेस से या सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस से, ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस से डिस्प्यूट में थे या अनफेयरली ट्रीट किए गए थे, उन सब का सोल्यूशन भी यहाँ पर मिलता है। मार्केट एसेस, गैट हेल्प इंक्रीज मार्केट एसेस फॉर द बिजनेसमैन बाय एनकरेजिंग कंट्री टू रिड्यूस द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। गैट किस तरीके से इंक्रीज करता है मार्केट को, एक्सेस करता है बिजनेस को, कैसे एनकरेज करता है कंट्री को टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन। They meant their business had access to a broader range of the consumer in different countries, leading to the increased opportunity for explain and the growth. किस तरीके से वो ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखा जाता है मार्केट असेसमेंट के जरिए। और किस तरीके से गैट इसमें सपोर्ट करता है, ये एक बड़ी, एक नॉर्मल, एक बहुत अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात है। अब हम देखते हैं कि स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से गैट के थ्रू, गैट के कंट्रीब्यूशन से, IMF के कंट्रीब्यूशन से हमारा स्टिमुलेट हुआ, यानी कि कैसे नर्चर हुआ, ग्रोथ पाई हमारी इकोनॉमी ने बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए, उनकी ग्रोथ को आगे ले जाते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ को
और डेवलपमेंट को हम आगे बढ़े। द ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मैनी कंट्रीज एज इट क्रिएटेड जॉब्स एंड एक्सपेंडेड मार्केट। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें अन्य अलग अलग कंट्रीज़ में, मेंबर्स कंट्रीज़ में उनके जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करके ग्रोथ के लेवल पर ले जाकर इंटरनेशनल व्यापार और वाणिज्य में उनकी प्रतिष्ठा को एक्सपेंड करके बहुत सारे जॉब क्रिएट किए गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑफन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द नॉलेज अक्रॉस बॉर्डर के अक्रॉस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र इधर उधर मैनेज हुए। गेट्स रोल इन द फैसिलिटेड इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प इन टू द स्प्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट लेस इकोनॉमी डेवलपमेंट कंट्रीज। अगर देखा जाए बहुत सारी कंट्रीज़ को जो डेवलपमेंट में जिस तरीके से रन किया, ग्रोथ किया, मैनेज किया, वो बहुत बेहतर तरीके से आगे चलकर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र से जो हमारा वाणिज्यिक व्यापार है, जो हमारा वैश्विक स्तर का वाणिज्य व्यापार किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से ग्रोथ किया, इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र होने से, उसके डेवलपमेंट से, बहुत कम इकोनॉमिक खर्च होने से डेवलप किया कम कंट्रीज़ ने, और इसमें हमारे GATT का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस कॉस्ट, गेट एफर्ट्स टू रिड्यूस टैरिफ एंड द ग्रेट ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग एंड द एक्सपोर्टिंग गुड। अगर हमने इम्पोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट किया, वस्तुओं को हम लाए और आयात और निर्यात किया, तो ऐसे में ना उन्होंने टैरिफ को रिड्यूस किया, बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्सेशन एंड अमाउंट था वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ, जिससे बिजनेस में स्टेबिलिटी ग्रोथ आई। दिस मेड इज द मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ बिजनेस टू सोर्स मटेरियल एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोड्यूस हुआ एंड ग्रोथ की। मल्टीरियर कोऑपरेशन, GATT फोस्टर्ड मल्टीलेयर कोऑपरेशन एंड डिप्लोमी अमंग नेशन। किस तरीके से ये कंट्री में अलग आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने काम किया, गेट फोस्टर्ड हुआ। दिस कोलाब्रेशन नॉट ओनली प्रमोटेड इंटरनेशनल बिजनेस बट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस विच आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। किस तरीके से लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ में इसको सहायता मिली, इसको हेल्प मिली, आगे बढ़ा। इस तरीके से हम बातों को आगे करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे GATT ने, हमारे IMF ने किस लेवल पर आकर गेट और IMF और इन सब की जो बेहतर पॉसिबिलिटी, स्टेबिलिटी जो ग्लोबली दे सकते थे इन्होंने दी, और इंटरनेशनल बिजनेस को इंक्रीज करते हुए उसको एक अलग लेवल पर पहुंचाकर एक अच्छी पहचान दी, जो हमेशा सपोर्ट करके एक बिजनेस को एक नई सीख, नई राह और नई ऊंचाइयां मिली। जिस गेट के थ्रू, इन संगठनों के थ्रू ये बेनिफिट मिला कि बहुत सारे जो हमारे बैरियर्स थे वो रिड्यूस हुए और आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं मिली। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपने हमेशा ज़्यादातर सुना ही होगा। WTO, एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट ओवरसीज द रूल गवर्निंग ग्लोबल ट्रेड्स। ये एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसा संगठन है WTO जो ओवरसीज यानी कि बहुत पार दूर तक हमारी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करता है, जो ग्लोबल ट्रेड्स होते हैं उनके द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आता क्या क्या है। नंबर 1 देखते हैं, 164 स्टेट्स एंड द कस्टम टेरिटरीज इसके अंदर आती हैं। ये एक अलग से स्पेसिफिक जोन पर काम करता है। 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जो वर्ल्ड में जो भी व्यापार चलते हैं, 2% हटा के बाकी 98% इनके कन्वर्जन रेशियो में होते हैं। और 164 स्टेट्स एंड द कस्टमर्स टेरिटरीज इनके अंतर्गत आती हैं। पैकेज ऑफ एग्रीमेंट विच सेट इंटरनेशनल रूल्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, प्लेटफॉर्म ऑफ द मल्टीलेयर नेगोशिएशन एम टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड द रिडक्शन ऑफ द trade barrier, dispute of the settlement system, source of information that ensure transparency in the application of the trade policy measures by all members. ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज स्पेल्ड आउट इट्स preamble of the Marrakesh Agreement include
टू एंश्योर द रिडक्शन इन टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू द ट्रेड। ये एक तरीके से मार्केश का काम करता है। मराकेश एग्रीमेंट मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको धराशाही करते हुए आगे बढ़ने का काम करता है। इसका मतलब है टू एंश्योर द रिडक्शन इन टैरिफ्स की ये रिडक्शन जो टैरिफ्स में होते हैं उनको एंश्योर करता है एंड अदर बैरियर्स टू द ट्रेड, और जो बैरियर्स होते हैं व्यापार के उनको भी दूर करता है। टू एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। ये डिस्क्रिमिनेटरी एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में एक डेवलपमेंट देता है, एक चांस देता है। टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सर्विसेज ऑफ मेंबर नेशन। अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड की सर्विसेज में इंक्रीज करता है मेंबर और नेशन में। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल इन टू द मेंबर कंट्रीज। अगर देखा जाए टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल इन द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचे बढ़ाने का काम भी साथ में करता है। प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है, व्यापार को बढ़ाने का भी काम करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO क्या है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले a significant role in promoting the growth and the development of the international business by providing a framework of the international trade work। ये एक बहुत बेहतर तरीके से एक डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करता है जिससे कि हमारा वैश्विक बाजार बहुत अच्छे तरीके से एक व्यापार एक बहुत अच्छे रिलेशन के रूप में काम कर सके। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ ग्लोबल रेट, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड द क्रिएट ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड द ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पर ये एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ एक व्यापार को दर्शाता है, उसके संबंधों को दर्शाता है और उसको मोर प्रोडक्टिबल मतलब कि हम उसे एहसास कर सके, मोर ट्रांसपेरेंट कि कल क्या होने वाला है, ऐसी तस्वीरों को बनाने को, इस तरीके के माहौल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। हेयर आर द की वे टू विच द WHO कंट्रीब्यूट WTO कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से यह इंटरनेशनल व्यापार को, ट्रेड को, कॉमर्स को आगे बढ़ाता है। ये इसकी क्लियर पिक्चर है। ट्रेड लिबरलाइजेशन, द WTO encourage the member countries to reduce trade barriers such as tariff, quotas through trade negotiations agreement। अगर हम देखेंगे तो ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है, WTO क्या करता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी हमारी मेंबर्स कंट्रीज होती है उनके टैरिफ, कोटाज और उनके नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स को के जो बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा काम करता है द फैसिलिटी ईजियर एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द बिजनेस अलाउंग देम टू द एक्सपेंड देयर एक्सपोर्ट एंड द रीच लार्जर कस्टमर्स बेस। जो उनके बिजनेस हैं उन बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों तक उनकी एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, उनका सोशल मीडिया नेटवर्क का काम करने या एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है जिससे उनकी रीच बढ़ती है। मोर डेटा, मोर कस्टमर, मोर प्रॉफिट, इस तरीके से सपोर्ट मिलता है बिजनेस को बढ़ाने में। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ WTO दैट्स इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेशन यानी कि MFN एंड द नेशनल ट्रीटमेंट। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक तरीके से बात करता है कि मोस्ट फेवरेट नेशन मतलब इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिजनेस मतलब बिजनेस, वो एक पार्टनर को ट्रेडिंग पार्टनर ही समझता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है, ना कि कोई किसी विदेश या किसी देश, स्वदेशी या विदेशी होने या ना होने का डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड द फेयर सिस्टम ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसके लिए एक देश का व्यापारी दूसरे देश का व्यापारी सिर्फ व्यापारी है, वो किसी भी कास्ट, क्रीड एंड नेशन को लेके, स्टेट को लेके फेवर और अनफेवर में नहीं जाता। दैट्स द गुड थिंग, क्योंकि ये प्रोवाइडिंग करता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल WTO मेंबर्स। मेरे ऑल WTO मेंबर्स आर ऑल। National treatment ensure that the foreign and the domestic products and the services are treated equally. These principles promote a level playing field for the international business. नेशनल ट्रीटमेंट इंश्योर करता है फॉरेन्स की बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ट्रीटेड इक्वली। दिस प्रिंसिपल प्रमोट ए लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम बात करते हैं रूल बेस्ड सिस्टम की। द WTO हैज एस्टेब्लिश्ड ए सेटअप ऑफ रूल्स एंड द रेगुलेशन गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। The rules create a stable and the predictable environment of the business, enabling them to make long-term investment and trade decisions with confidence. Intellectual property protection, the WTO trade-related aspects of the intellectual property right, यानी कि TRIPS agreement sets standards the protection of the intellectual property. This benefit business for the
safeguarding their innovations and the creating in the global market. मार्केट एक्सेस की अगर हम बात करें, WHO एग्रीमेंट्स एम टू इम्प्रूव द मार्केट एक्सेस, मेकिंग इट्स ईजियर फॉर द बिजनेस टू एंटर फॉरेन मार्केट्स. दिस कैन लीड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज. कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करता है WHO. द WHO ऑफर द टेक्निकल असिस्टेंस एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बेटर पार्टिसिपेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अगर देखा जाए कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ आदि का भी काम करके वो जो कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं उनको भी आगे WTO लेकर जाता है. दे कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी टू द इंटरनेशनल बिजनेस. Transparency. The most important and the unique feature of the WTO is the transparency. The WTO promote transparency in the trade policies and the practices, making it easier for the business and understand the navigate the foreign markets. Basically transparency होने के साथ कोई भी कंट्री इसका मेंबर होना पसंद करती है और इसके साथ बिजनेस को डील करना पसंद करती है. WTO के साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है. Transparency. The WTO promotes transparency in the trade policies and the practices, making it easier for business to understand and then navigate foreign markets. Access to the information on trade regulations and the policies is crucial for the international business planning. ट्रेड फैसिलिटेशन, हम इसमें देखते हैं नंबर 1 हमारा आया ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी उन चीज़ों की नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ एक बेहतर ट्रेड पॉलिसीज, मेकिंग इट ईजियर फॉर द बिजनेस को बहुत शानदार बनाने की, ईजियर बनाने की और उसको नेविगेट फॉरेन मार्केट में किस तरीके से करें, ये WTO हमको ट्रांसपेरेंसी देता है. कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्किल्स होते हैं या ट्रेनिंग्स होती है वो इतने उलझाऊ होते हैं जिनसे पता नहीं चल पाता कि हम हम फॉरेन मार्केट में खुद को नेविगेट कैसे करें. बट WTO जो सपोर्ट सिस्टम लेके आता है उसमें पारदर्शिता होती है. यू कैन चेक, यू कैन नेविगेट योर सेल्फ, योर बिजनेस की वो आप बेहतर तरीके से उसमें अंदर एंटर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. Access to information on trade regulations and the policies is crucial for the international business planning. अगर देखा जाए तो जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस की और जो क्रूशियल इंटरनेशनल बिजनेस प्लानिंग्स होती हैं उन सब का एक्सेस भी आपको WTO के द्वारा मिल जाता है. ये पारदर्शिता है, जिस पारदर्शिता के कारण इसका सपोर्ट सिस्टम हमारे इंटरनेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है. हम बात करते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन की. द WTO Trade Facilitation Agreement aims to simplify the expedite customs and the border procedures. अगर हम देखें कि WTO किस तरीके से ट्रेड और फैसिलिटेट करता है, एम टू सिंप्लीफाई करता है, एक्सपाइट करता है कस्टम्स को टू द बॉर्डर एंड द प्रोसीजर में. Thus this reduce trade costs, enhance the efficiency of the supply chain and the benefit business that engage in the cross border trade. किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के टैक्सेशन कम किए जाते हैं, कैसे एनहेंस किया जाता है, सप्लाई चेन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, आपके ट्रेड कॉस्ट को कैसे फैसिलिटेट करता है, एग्रीमेंट एम्स टू सिंप्लीफाई कैसे करता है, एक्सपेडेट कस्टमर्स एंड द बॉर्डर प्रोसीजर को कैसे एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई करके उनके सारी चीज़ों को पार कराता है. तो ये हमें WTO देता है ट्रेड फैसिलिटेशन इन ओन वे, जिसकी वजह से होता है इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा आसान, बेहतर ग्रोथ के साथ विद डेवलपमेंट. और हम देखेंगे कि WTO किस तरीके से सपोर्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को और इंटरनेशनल कॉमर्स को कैसे मिलता है सपोर्ट. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि बाय फोस्टरिंग द ग्लोबल ट्रेड एंड द कोऑपरेशन द WTO कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का, उसको रोके रखने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए बहुत सारे अलग अलग संगठनों के साथ, बट WTO का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है विच इज़ एसेंशियल फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन हेल्प रिड्यूस रिस्क एंड द इनकरेज इन्वेस्टमेंट. दरअसल अगर किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन कहीं की भी सेटल होती है, स्टेबल होती है, तो वो बिजनेस का रिस्क कम कर देती है और लोगों के इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है, यानी कि हमें अधिक इन्वेस्टमेंट मिल सकता है ताकि हम अधिक ग्रोथ ले सकते हैं. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. द WTO प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स एंड कंट्रीज. WTO किस तरीके से प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म को, कैसे रिजोल्व करता है ट्रेड डिस्प्यूट को मेंबर्स के थ्रू और कंट्रीज के थ्रू. दिस हेल्प्स मेंटेन द रिड्यूस ऑफ लॉ in international trade which is essential for the
प्रेडिक्टेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, ये कैसे हेल्प करता है, मेंटेन करता है रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल ट्रेड विच इज एसेंशियल फॉर द प्रेडिक्टिविटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। तो हम देखेंगे कि कैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस आगे बढ़ता गया, ग्रोथ मिलती गई, कैसे चीज़ें आगे ग्रो करती गई। गेट, WHO, जस्ट ए मल्टीरियल ट्रेटी एन एग्रीमेंट, ये हमारे गेट के थ्रू है। अप्लाइड ऑन प्रोविजनल बेसिस प्रोटोकॉल फॉर द प्रोविजनल एप्लीकेशन। नंबर 3, GATT इज कंसर्न विद द टैरिफ बैरियर इन द ट्रेड ऑफ गुड्स। नंबर 4, वेरी वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये हमारे गेट का वैल्यू है और ये हमारे WTO का वैल्यूज है। तो these आर द कंपेरिजन। अब WTO से हम बात करेंगे, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच मेंबरशिप। नंबर 2, नो प्रोविजनल एप्लीकेशन, नो ग्रैंडफादर्स राइट, दैट्स ग्रेट। नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज राइट, वेरी गुड। नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसमें मैकेनिज्म ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत डिस्प्यूट का सेटलमेंट आपका ऑनलाइन ही हो जाता है। तो अगर हम ग्रोथ की बात देखें, डिफरेंस की बात देखें, देयर इज ए क्लियर डिफरेंस एंड द क्लियर विजन इन बोथ GATT एंड WTO। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा आज किस प्रकार से इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो कैसे सपोर्ट करते हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस कैसे सपोर्ट करते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे सपोर्ट करते हैं। जो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो कंट्रीज़ को मेंबर बना के डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉरेन एक्सचेंज में कैसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे का रॉ मटेरियल, एक दूसरे का ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड गुड थिंग्स एंड रिसोर्स अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकेज करके वैश्विक स्तर पे बाजार को और बेहतर कर सकते हैं, उसमें कैसे कैसे वो बैरियर को कम करते हैं। IMF कैसे सपोर्ट सिस्टम लेके आता है स्टेबिलिटी के लिए और रिस्क को घटाने के लिए। गेट क्या काम करता है, WTO का क्या काम होता है, WTO के अंदर कितने स्टेट्स आते हैं, कितने % बिजनेस 98% गवर्न करता है WTO कितना नॉन डिस्क्रिमिनेटेड है, कितना ट्रांसपेरेंट है, इससे हमको क्या सपोर्ट मिलता है, गेट से हमें क्या सपोर्ट मिलता है। IMF हमें गिरने नहीं देता, एक स्टेबिलिटी देता है। तो ऑल ओवर ये सारे संगठनों के बारे में जाना, बाकी 10 उन संगठनों के बारे में जाना जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये हमें क्या सपोर्ट सिस्टम देते हैं, क्या एजुकेशन देते हैं, कैसे हमें बताते हैं, जिससे कि हम एक बेहतर लाइफ, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को बेहतर कर सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर सकते हैं, अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं। ये सारे टूल्स जो काम आते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। जल्द आपसे मिलेंगे लाइव में। नमस्कार। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आज आप जानेंगे कुछ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में। इसी सीरीज में पहला बिजनेस आइडिया है ग्रीन टी मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन टी एक तरह की चाय की लीव्स होती हैं, जिन्हें हल्का फर्मेंट किया गया होता है। ग्रीन टी में हाई कैटेचिन्स होते हैं, जो एक तरह का पॉलीफिनॉल है। ग्रीन टी को कैमेलिया सैनाइसिस टी प्लांट की लीव्स को सुखाकर बनाया जाता है। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों द्वारा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला पेय है। इसमें काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, साथ ही ये फैट और डायबिटीज को कम करने और डाइजेशन इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होती है। इस हेल्दी बिजनेस आइडिया की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगा। ग्रीन टी बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 15 से 20 लाख तक होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 6 से 10 किलोवाट तक होता है। 5 से 7 वर्कर्स की मैन पावर के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है मसाला टी मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप रोज की रेगुलर चाय से बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मसाला टी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। बहुत से मसाले मिक्स होने की वजह से ये रेगुलर चाय से डिफरेंट होती है।
मसाला टी को चाय की पत्तियों के साथ ग्राइंडेड क्लोव, कार्डमम, बेसिल, ब्लैक पेपर, सिनेमन, जिंजर एटसेट्रा मिक्स करके बनाया जाता है। ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मसाला टी हेडेक और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्पफुल होती है। ये बॉडी को एक्टिव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती है। मसाला टी बिजनेस की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 2500 से 2800 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी और 6 से 8 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 12 से 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 13% तक प्रॉफिट मार्जिन गेन किया जा सकता है। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है फेनल सीड। एक तरह का माउथ फ्रेशनर और नेचुरल लैक्सेटिव होता है। ये बहुत कुछ क्यूमन सीड्स के सिमिलर होते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग में ड्राइंग, इम्प्योरिटीज और डिफेक्टेड फेनल सीड्स को हटाना शामिल है। फेनल सीड्स डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने के साथ ही कब्ज में भी लाभदायक होते हैं। हेडेक और स्टमक एक में भी इन्हें यूज किया जाता है। फेनल सीड को फेनल पाउडर, पिकल, माउथ फ्रेशनर और अरोमा थेरेपी का ऑयल बनाने में यूज किया जाता है। इस बिजनेस की कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग बिजनेस को लगभग 10 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए 2000 से 2400 स्क्वायर फीट एरिया, 22 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 9 से 10 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 18 से 22 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 12% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है ब्लैक राइस प्रोसेसिंग। ब्लैक राइस अपने नाम के अनुसार ही ब्लैक कलर के होते हैं, जो पकने के बाद डीप पर्पल कलर के हो जाते हैं। ब्लैक राइस में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें पैडी क्रॉप की प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। ब्लैक राइस में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्ट हेल्थ प्रोटेक्शन, लिवर डिटॉक्सिफाइंग एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इन सब गुणों के साथ ही कैंसर से लड़ने में भी कारगर होता है। अब बात करते हैं ब्लैक राइस प्रोसेसिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 4 से 5 मैन पावर की आवश्यकता होती है। 5 से 7 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 20% से 25% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।